क्वेश्चन देखिए एक बार, 1 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए, है ना? और कौन सी क्रम में जोड़ी गई है आपका? अच्छा, परिपथ दिया हुआ नहीं है। देखिए परिपथ बनाइए पहले। कौन सी क्रम में है ये? इस प्रकार से आपका सर्किट है क्वेश्चन में। लिख लिए, बना लिए? ये कौन सी क्रम में है आपका? ये 3 कैपेसिटर है, 1 2 3 कैपेसिटर है। कौन सी क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि संधारित्र का कनेक्शन कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कितने प्रकार से किया जाता है ये जानना पड़ेगा। तो बताइए, संधारित्र के पहले हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे, पढ़ा था प्रतिरोधक के बारे। तो प्रतिरोधकों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है? 3, मुख्यतः 2। क्या क्या? एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में जो टोटल रेजिस्टेंस होती थी वो कौन सी फॉर्मूला के तहत होती थी? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम का 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। पर उसका जस्ट विपरीत होगा कैपेसिटर में। जस्ट विपरीत मतलब जैसे आपका प्रतिरोधक में, प्रतिरोध में हो रहा था सीरीज में, क्या हो रहा था? RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसका जस्ट विपरीत संधारित्र कैसा होगा? 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो पैरेलल पे वहां चलता था, जो समांतर क्रम में आपका रेजिस्टेंस में चलता था, उसी का सेम चलेगा संधारित्र में। यानी वहां पर जो समांतर क्रम में चलता था संधारित्र में, उसका श्रेणी क्रम कहलाएगा। समझे बात को? लिखे टॉपिक। संधारित्र का संयोजन डैश मार के लिखिए। संधारित्र का संयोजन मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती है। एक, श्रेणी क्रम। एक पर लिखिए श्रेणी क्रम, दूसरा पर लिखिए समांतर क्रम, और तीसरा पर लिखिए मिश्रित क्रम। एक नंबर लिख के डैश मारिए। लिखिए श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन लिखिए, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन।
देख लीजिए पहले कितने कैपेसिटर है यहाँ पर 3। हम 3 से भी ज्यादा ले सकते हैं कि नहीं, पर हमने ले रखा अभी 3। ठीक है, कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आप हमें बताओ जब 3 रेजिस्टेंस को हमने जोड़ा था, श्रेणी क्रम में जोड़ा था, तब वहां पर वोल्टेज और करंट में क्या संबंध था? बताइए वहां पर क्या संबंध था? वोल्टेज सेम रहता था पर वोल्टेज बढ़ जाता था, करंट सेम रहता था। तो बताइए यहां पर श्रेणी क्रम में है, संधारित्र है, वोल्टेज सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी यहां पर भी बढ़ जाएगा क्योंकि सीरीज में है। और दूसरी बात याद रखना है, आवेश यानी चार्ज, है ना, आवेश सेम रहेगा। लिखिए, समझिए बात को। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर चार्ज को एकत्रित करता है, वैद्युतिक आवेश को स्टोर करता है। जैसे फैन का कैपेसिटर देखे हैं, मोटर का कैपेसिटर देखे हैं। कैपेसिटर मतलब संधारित्र, ठीक है, वो चार्ज को एकत्रित करता है, जो वैद्युतिक चार्ज होता है ना उसको एकत्रित करता है। ठीक है, तो ये तीनों कैपेसिटर आपका सीरीज में है, तो सीरीज में है मतलब तीनों में वोल्टेज बढ़ जाएगा, जो सप्लाई देंगे वोल्टेज बढ़ जाएगा, परंतु जो आवेश होगा वो सेम रहेगा। बोलने का मतलब समझिए, यहां पर जो टोटल वोल्टेज आप आरोपित करेंगे, इस बैटरी के माध्यम से जो आप आरोपित करेंगे सब में बंट जाएगा। बोलने का मतलब इस कैपेसिटर को V1 मिलेगा, इसको V2 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? V3 मिलेगा। अब यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, Vt बराबर Q बटा Ct। अब पूछेंगे सर ये आया कहां से? ठीक है, तो कैपेसिटर का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर Cv। इसके अतिरिक्त एक फॉर्मूला और बताएं चार्ज का, Q बराबर ITB होता है, बताएं। तो कैपेसिटर का बात हो रही है, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, वैद्युतिक आवेश स्टोर होता है, एकत्रित होता है, इसलिए यहां इसका जो सूत्र निकल के आएगा Q बराबर Cv। ठीक है, तो बताओ यहां से यदि V का मान निकालना चाहे तो क्या Q बटा C लिख सकते हैं कि नहीं? तो उसी के अनुसार Vt बराबर Q बटा Ct लिख सकते हैं। V1 बराबर Q बटा C1 लिख सकते हैं, V2 बराबर Q बटा C2 और V3 बराबर Q बटा C3। यदि 4 कैपेसिटर होता तो C4 तक जाते, 5 होता तो C5 तक जाते। ठीक है, तो यहां से बताइए यदि तीनों में से क्या कॉमन आएगा हमारा? Q, और यहां पर एक Q है, Q से Q हटेगा मतलब कटेगा, है कि नहीं? तो इस Q से ये तीनों Q कटा, बचा क्या? 1 बटा Ct बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। और ये हमारा फाइनल सूत्र निकल के आता है किसका? संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का टोटल कैपेसिटेंस मान, टोटल संधारिता मान, संधारित्र ने संधारिता मान, कैपेसिटेंस मान क्या? 1 बटे Ct बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। बोलिए, डाउट है यहां पर? डाउट है? उतारिए। हो गया? हो गया? नेक्स्ट लिखिए, समांतर क्रम संयोजन।
कौन सी क्रम में है तीनों कैपेसिटर? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में दो चीज पता होना चाहिए। एक क्या? समांतर क्रम में आपका वोल्टेज सेम होता है ना? वोल्टेज मतलब विभव सेम होता है। यदि विभव सेम होता है तो यहां पर आपका आवेश क्या हो जाएगा? बट जाएगा। बोलने का मतलब अब जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, यानी QT बराबर, बताइए, एक कैपेसिटर पर Q1, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3, समझ रहे हैं? यानी QT का जो वैल्यू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीन कैपेसिटर हमने ले रखा है इसलिए तीन तक ही जाएंगे, समझ रहे हैं? यदि 4 होता तो Q4 तो 4 तक जाते। बताइए QT बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q का सूत्र आपको पता है क्या होता है? Q बराबर CV होती है। तो बताइए यहां से QT बराबर CT इंटू भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? QT बराबर CT इंटू बी, Q1 बराबर C1 इंटू बी प्लस Q2 बराबर C2 इंटू बी प्लस Q3 बराबर C3 इंटू बी। चलिए बताओ, चलो सर आप बताओ, हमने यहां पर भी ले रखा है भी, यहां पर भी ले रखा है भी, यहां पर भी ले रखा है भी, और इसमें भी ले रखा है भी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बताओ। जब आपको कुछ चीज आ नहीं रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं। आपने पूछा नहीं, ऊपर से हंसने में लगे हैं आप। हम बार बार बोलते हैं कि मेरी नजर सब तरफ रहता है, ठीक है? नजर है, सब तरफ है, बोलते नहीं कुछ आप लोग को, तो कुछ ज्यादा ही चढ़ जा रहे हैं आप लोग, ठीक है? यहां पर सब में हमने भी क्यों ले रखा है? क्योंकि समांतर क्रम में आपका विभव यानी वोल्टेज यानी विद्युत वाहक बल यानी EMF सेम होता है, समझ रहे बात को? यानी इसीलिए यहां पर भी ले रखा है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, पर चार्ज यानी आवेश का मान अलग अलग होता है। मतलब जो टोटल आवेश हम आरोपित करेंगे उस सीरीज में, उस परिपथ में, सॉरी उस सर्किट में, उस परिपथ में, तो एक जो कैपेसिटर होगा उसमें Q1 जाएगा, दूसरा कैपेसिटर में Q2 जाएगा, तो तीसरा कैपेसिटर में Q3, यानी जो आवेश होगा सब में बट जाएगा, समझ रहे बात को? तो बताइए यहां पर तीनों में से हमारा क्या कॉमन आता है? भी। यहां पर एक भी है तो इस भी से ये तीनों भी कट जाएगा कि नहीं? कॉमन निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 तक ही। क्यों? क्योंकि तीन कैपेसिटर है इसीलिए। तो ये हमारा सीरीज का फॉर्मूला निकल के आता है, समझे? चले उतारे। इधर हो गया। बताइए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पता चल गया, समांतर क्रम का पता चल गया। तो यदि कुछ कैपेसिटर को सीरीज में, कुछ कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, मतलब कि मिश्रित क्रम में हो गया, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हैं ना?
हो गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, जो 1 नंबर क्वेश्चन था बन भी गया। देखिए जिनसे नहीं बना, 1 नंबर क्वेश्चन में एक सर्किट है इस तरीके से, जिसमें 3 कैपेसिटर को कौन सी क्रम में जोड़ा गया है, कौन सी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। और तीनों का जो कैपेसिटेंस मान है, जो संधारिता मान है, क्या क्या है। एक में है आपका 30 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड है कि 30 फेरड है, माइक्रोफेरड ही है, ठीक है। एक का है 30 माइक्रोफेरड, दूसरा का है 10, और तीसरा का है इसमें भी 30 माइक्रोफेरड। बताइए ये कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है संधारित्र में, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस फॉर्मूला के तहत यदि हम बिठाते हैं तो 1/CT बराबर 1/C1 के जगह पर 1/30 लिख सकते हैं, 1/C2 के जगह पर 1/10, 1/C3 के जगह पर 1/30 लिख सकते हैं। यानी 1/CT, नीचे बताइए 30, 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 30 ही आएगा, 30 आएगा। यहां पर 30 एका 30 यानी 1 हुआ, 10 तिया 30 यानी 3 हुआ, 30 एका 30 यानी 1 हुआ। अब बताओ 1/CT का वैल्यू 3 और 2 5 यानी 5/30 लिख सकते हैं। यानी CT का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या यहां पर 30/5 लिख सकते हैं, यानी 5 6 30। तो CT का वैल्यू 6 आया। क्या इसका यूनिट, माइक्रोफेरड, ठीक है, यानी माइक्रोफेरड। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। हो गया। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधारिता की इकाई क्या है, यही पूछ रहा है। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि संधारिता है क्या, संधारित्र मतलब कैपेसिटर है क्या, ये जानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पॉइंट लिखिए, संधारित्र संधारित्र जिसको कहा जाता है कैपेसिटर। अब गाल में हाथ क्यों नहीं है, चलिए फिगर बनाइए, बनाते चलिए। कैपेसिटर जैसे लग रहा है, लग रहा है। इसको कहा जाता है संयोजक, जिस पर आप कनेक्शन करते हैं ना, वही चीज है।
इसको कहा जाता है प्लेट। और जो प्लेट होती है आपका, ये चालक होती है। चालक मतलब कंडक्टर, है ना। ये प्लेटें आपकी बनी होंगी या तो टिन की या तो एल्युमिनियम की। टिन मतलब एसन। हो गया, उतारते जाइए पर सुनते जाइएगा, है ना। तो ये आपकी दोनों क्या है, प्लेट हैं। ये प्लेटें या तो टिन की बनी होती है या तो फिर एल्युमिनियम की। और इस कैपेसिटर के अंदर, इसके पात्र के अंदर परावैद्युतिक पदार्थ डाली जाती है। जैसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ डाली जाती थी, उसी प्रकार इसको कहते हैं परावैद्युतिक पदार्थ। ये परावैद्युतिक पदार्थ या तो हवा या तो फिर जिसे हम वायु कहते हैं, हवा हो सकती है, सिरेमिक हो सकती है, कागज हो सकती है, अभ्रक हो सकती है, या तो फिर एबोनाइट हो सकती है। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये जो हमारे परावैद्युतिक पदार्थ हैं, ये अचालक होंगी। समझे? देख लीजिए इस जगह, अचालक होंगी। अचालक होंगी बोलने का मतलब है जो परावैद्युतिक पदार्थ होंगे आपका, है ना, जो परावैद्युतिक पदार्थ होंगे ये एनटीसी नेचर के होंगे। एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि ऋणात्मक ताप गुणांक वाले होंगे, है ना। तो ऋणात्मक ताप गुणांक वाले क्या क्या होते हैं? अच्छा, ये होते किस तरह से हैं? किस तरह से? बोलने का मतलब है कि जिसमें तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, और रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा, है ना। और ऐसा होता है कौन सी चीज पर, कौन सी पदार्थ पर? वो पदार्थ या तो अचालक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अचालक होना चाहिए, या तो वो पदार्थ आपका अर्धचालक होना चाहिए। अर्धचालक बोले तो जैसे कार्बन, है ना। अर्धचालक और क्या क्या? जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है आपके, वे सारे, है ना, कौन सी नेचर में आते हैं? एनटीसी नेचर के होते हैं। इस प्रकार से रुक जाइए, हुआ नहीं है, बाद में उतारिएगा। देख लीजिए, अब आते हैं प्लेट पर। प्लेट किस चीज की बनी होती है? टिन या एल्युमिनियम पर। तो ये जो प्लेट आपकी होंगी ये पीटीसी नेचर के होंगे। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बोलने का मतलब जिसमें तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान, तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस का मान बढ़ा मतलब विशिष्ट चालकता का मान घटेगा। और ऐसा संभव है किसमें? वो पदार्थ आपका चालक होना चाहिए। समझे बात को? इतनी सारी बात। अब बताइए, संधारित्र हम लोग कहेंगे किसको? समझिए, ये अचालक पदार्थ है, ये दोनों चालक है ना। ये बीच में क्या है? अचालक पदार्थ है। और इसकी दोनों प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ डाली गई है। क्यों? ताकि ये दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए क्या डाली गई है? अचालक पदार्थ। ये अचालक पदार्थ आपका हवा या वायु हो सकती है,
ये क्या हो सकती है, सिरेमिक हो सकती है, कागज हो सकती है, अभ्रक यानी माइका हो सकती है, या तो फिर एबोनाइट हो सकती है। बोलने का मतलब संधारित्र हम लोग किसको कहेंगे, देखिए समझ लीजिए, किसी अचालक पदार्थ के बीच, समझ रहे हैं, किसी अचालक पदार्थ के बीच अलग की गई दो चालक प्लेटों में, दो चालक प्लेटों में वैद्युतिक आवेश यानी चार्ज को एकत्र करने की क्षमता जिसमें होती है उसी को कहा जाता है कैपेसिटर। यानी इसके अंदर चार्ज को स्टोर हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर, और इसी को कहा जाएगा क्या, कैपेसिटर। समझे? बोलने का मतलब किसी अचालक पदार्थ से अलग की गई दो चालक प्लेट, कितने हैं, दो चालक प्लेटों में कौन सी आवेश, वैद्युतिक आवेश यानी चार्ज, चार्ज, ठीक है, एकत्र होने की क्षमता जिसमें होती है उसी को संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र यानी कैपेसिटर कहा जाता है। बताइए, यहां तक डाउट है? डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि इसके उपयोग के बारे में पूछा जाए, कैपेसिटर का उपयोग क्यों किया जाता है, ये पूछा जाए तो याद रखना है, चार्ज को स्टोर यानी एकत्रित करने के लिए। बोलना है विभव के रूप में, विभव के रूप में। दूसरी बात, यदि पूछा जाए कि इसका कार्य क्या है, कार्य क्या है, तो यह भी याद रखना है, इसका कार्य है विभव के मानों में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करना। और दूसरा कार्य है टॉर्क पैदा करना। कैपेसिटर टॉर्क पैदा करता है, एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, वो धकेलने का कार्य करता है। फैन को घुमाने के टाइम क्या करता है, धकेलने का कार्य करता है, यानी टॉर्क पैदा करता है। वो क्या करता है, टॉर्क उत्पन्न करना। तो ये दोनों कार्य याद रखना पड़ेगा। और उपयोग हम लोग जो करते हैं, क्यों करते हैं, चार्ज को स्टोर यानी एकत्रित करने के लिए। किस रूप में, विभव के रूप में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा इसमें किस प्रकार का क्षेत्र होता है, तो बोलना है कि स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र होता है। यह भी याद रखना है, जो चार्ज को हम लोग स्टोर करते हैं ना, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में स्टोर करते हैं। कहीं पर लिखिए छोटा सा उसको, ठीक है। यानी उपयोग जो हम लोग करते हैं चार्ज को एकत्रित करने के लिए, जो एकत्रित करते हैं वो स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में, ठीक है। मतलब कि इस कैपेसिटर के अंदर वो स्थिर होती है, वो गति नहीं करती है। इस कैपेसिटर के अंदर वो स्थिर होती है, ये भी याद रखना है। हो गया? देखिए
अब बताइए, ये तो हो गया आपका संधारित्र, कैपेसिटर, ठीक है। जैसे हम लोग कहते थे ना प्रतिरोधक, उसी प्रकार जैसे प्रतिरोधक में जो मान होता था, जैसे 5 ओम, उसको हम लोग कहते थे क्या, प्रतिरोध कहते थे, मतलब प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान। उसी प्रकार कैपेसिटर में कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए यहां पर 2.5 माइक्रोफेरड है, यानी अधिकतर यूज किया जाता है फैन में 2.5 माइक्रोफेरड का, याद रखना है 2.5 माइक्रोफेरड। और ये जो मान है आपका, यही आपका कहलाता है क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कि संधारिता। बोलने का मतलब है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान, अगर पूछे आपसे पूछा जाए कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान कितनी है, तो 2.5 माइक्रोफेरड, ठीक है। यानी क्या है वो कैपेसिटेंस मान। कैपेसिटेंस मान मतलब संधारिता, मतलब इस संधारित्र के संधारिता मान, मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान। और कैपेसिटेंस मान को सूचित किया जाता है सी से, ठीक है। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा कि संधारित्र को किस चीज से सूचित किया जाता है, तो सी से। संधारिता को किस चीज से सूचित किया जाता है, यानी कैपेसिटेंस को, तो बोलना है सी से। और यदि इसका यूनिट पूछा जाए, यूनिट मतलब मात्रक, तो याद रखना है उसका मात्रक होता है फेरड, यानी बड़ा एफ। और यदि पूछा जाए कि कैपेसिटेंस का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, अधिकतर जो व्यवहार करते हैं, जो उपयोग में लाते हैं, तो वो दो होती है। एक को कहा जाता है माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड मतलब इस तरीके से। बताइए माइक्रो का मान कितना होता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, यानी 10 का पावर -6, यानी माइक्रोफेरड का मान होगा 10 का पावर -6 फेरड। ये भी याद रखना है। दूसरी जो व्यवहारिक मात्रक यानी यूनिट होता है, उसको कहा जाता है पिको फेरड। इस तरह से। और पिको का मान आपको पता है क्या होता है, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको, यानी 10 का पावर -12 फेरड। इतना सारा याद रखना है एक कैपेसिटर में, सारा चीज। बताइए कहीं पर डाउट है, डाउट है कहीं पर, तो फिर उतारिए। हो गया। अब क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, संधारिता की इकाई क्या है, तो खुद बताओ क्या है, फेरड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है। सी में ही फेरड है ना, तो सी ही होगा ना। कहां ध्यान है आपका भी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है एक संधारित्र की धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो, ठीक है। यानी संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए पहले आपको सूत्र की जानकारी होना चाहिए।
है कि नहीं? उसके पहले जानना जरूरी है आवेश के बारे कि संधारित्र में कैसे आवेश एकत्रित यानी स्टोर किया जाता है, वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए लिखिए आवेश। आवेश यानी चार्ज। डैश मार के लिखिए। किसी कैपेसिटर में एकत्र की गई आवेश कैपेसिटर के शिरों में आरोपित वोल्टता के समानुपाती होता है। समझे? बोलने का मतलब समझिए। मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर है, इसका सिंबल इस तरह से होता है। कैसे समझिए? दो प्लेटें और दोनों प्लेटों के लिए दो कनेक्शन, एक इधर एक इधर, समझे? ये होता है कैपेसिटर। समझे कि नहीं? तो क्या बोल रहे हैं? किसी कैपेसिटर में एकत्र की गई वैद्युतिक आवेश, चाहे कहिए आवेश चार्ज, यानी इस कैपेसिटर में जो वैद्युतिक आवेश एकत्र की गई है वो क्या होता है? दोनों सिरों में, यानी ये रहा एक सिरा, ये रहा एक सिरा, दोनों सिरों में आरोपित वोल्टता यानी विभव के समानुपाती होता है। अर्थात जो चार्ज हम लोग एकत्रित करेंगे, जो स्टोर करेंगे मतलब Q किसके समानुपाती होगा? V का, विभव का, वोल्टेज का, आरोपित वोल्टेज का। मतलब इस कैपेसिटर में जो हम लोग आरोपित करेंगे उसके समानुपाती होगा क्या? चार्ज। बोलने का मतलब Q बराबर CV होगा। C मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, और यहां से हमारा C का मान निकल के आता है Q बटा V, जहां पर C हमारा क्या है? कैपेसिटेंस। किसमें यूनिट क्या होता है? फैराड। दूसरा है B मतलब विभव, किसमें? वोल्टेज में, चाहे कहिए वोल्ट में। और तीसरा आपका है C मतलब आवेश, चार्ज, है कि नहीं? किसमें? कूलम में। ठीक है, इसके अतिरिक्त और एक चीज याद रखना है। एक तो आपका यूनिट हो गया कूलम, इसके अलावे और एक यूनिट होता है जिसको कहा जाता है एम्पियर सेकेंड। ये आता कहां से है? Q बराबर IT के फॉर्मूला से। वैद्युतिक आवेश Q बराबर IT, पढ़ोगे नहीं क्या होगा, है ना? Q बराबर IT। इसके अलावे और एक यूनिट होता है जिसको कहा जाता है ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, रुक जाइए पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यदि आपसे पूछा जाए कि एक कूलम बराबर
कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो याद रखना है 3 × 10⁹ ESU। समझ रहे? यदि एक ESU बराबर पूछा जाए, एक ESU बराबर, तो याद रखना है 3.33 × 10⁻⁻10 कूलम। यहां पर C नहीं लिख सकते। C इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर कैपेसिटेंस का भी लिख चुके हैं C, इसलिए क्या लिखेंगे, सीधे कूलम लिखते हैं। इसके अलावा यदि एक फेरड बराबर पूछा जाए तो याद रखना है 96,500 कूलम। इतनी सारी बात याद रखना पड़ेगा। पहले भी लिखा चुके हैं, लिखाए थे कि नहीं? चलिए उतारिए। कैपेसिटेंस का और एक फॉर्मूला होता है, वो भी लिख दीजिएगा नीचे। इसका अन्य सूत्र भी होता है एक, ये होता है C बराबर एप्सिलॉन A/D। हो गया? मिटा दें इधर। कैपेसिटर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको कहा जाता है कंडेंसर। कंडेंसर याद रखना है, या तो फिर उससे बैटरी के नाम से भी जाना जाता है, बैटरी भी कहा जाता है उसको, है ना, ये भी याद रखना है। कैपेसिटर, कंडेंसर, बैटरी। चलिए अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में बताइए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 35 वोल्ट, और चार्ज यानी आवेश दिया हुआ है कितना, 0.5 कूलम, यही है। और आपको निकालना है क्या, कैपेसिटेंस यानी संधारिता, यानी C का मान निकालना है। तो फॉर्मूला के तहत बिठाइए, C बराबर होता है क्या, Q/B, यही होता है ना, Q बराबर CV, सही है। अब यहां से Q का मान बिठाते हैं, Q का मान कितना, 0.5/V का मान 35, पॉइंट हटाए 0 बिठाए। देखिए ध्यान से, यहां पर ध्यान से, 5 × 7 = 35 हुआ, बताइए 1/70 हुआ। यदि इसको हम लिखना चाहे तो 1/7 गुना 1/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यदि ये लिख सकते हैं तो 1/7 यानी 1 को 7 से डिवाइड कीजिए, 0.7 × 7 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौके 28, 29 30, फिर 2 बचा, यानी 7 दूनी 14, तो 3 तक गए, गुना 1/10। बताओ कर सकते हैं कि नहीं? अब नीचे हमारा 10 है और पॉइंट यहां पर है, तो यहां पर जो टोटल मान हमारा निकल के आएगा क्या, 1 दशमलव और आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि नीचे और एक 0 है ना। तो अब जो हमारा मान निकल के आएगा 0.014, और किसमें है ये, फैराड। ये है आपका कैपेसिटेंस मान यानी संधारिता मान। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए,
राइट आंसर है। इस तरह से बनाना पड़ेगा। हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, यही कह रहा है। जैसे याद कीजिए, किसी भी प्रतिरोधक के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, इस चीज को जानने के लिए पहले उसका निर्भरता जानना पड़ेगा कि प्रतिरोध किस किस चीजों पर निर्भर करता है, यह जानना पड़ेगा। तभी तो पता चलेगा ना कि क्षेत्रफल को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान घटता है, लंबाई को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। ये सब कहां से पता चला? प्रतिरोधक के निर्भरता पर। तो उसकी निर्भर वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इस पर। ठीक है, तो इसका भी जानकारी हम कहां से प्राप्त करेंगे? संधारित्र किन किन चीजों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये जानकारी प्राप्त करेंगे पहले। ठीक है, तो लिखिए, नया टॉपिक लिखिए। किसी भी संधारित्र की संधारिता निम्न बातों पर, चाहे कहिए निम्न कारकों पर, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक नंबर पर, एक नंबर पर लिखिए, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। दो नंबर पर लिखिए, प्लेटों के बीच की दूरी पर। एक चीज सुन लीजिए पहले, या तो हम कहे प्लेटों के, मान लीजिए ये दो प्लेट हैं, है ना, दो प्लेट हैं। यदि इसमें एक अचालक नियतांक यानी जो प्रावैद्युतिक जो पदार्थ हम रखेंगे अचालक के रूप में, मान लीजिए हमने रखा एक कागज चाहे चौक इस तरह से। अब इसका डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। लेकिन यदि अचालक की मोटाई को बढ़ा देंगे, ये रहा, अब डिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। बोलने का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी को और हम क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं? अचालक पदार्थ की मोटाई पर। समझ रहे? लिखिए, दोनों सेम चीज है। तीसरी चीज है अचालक नियतांक पर। चौथी चीज लिखिएगा माध्यम की विद्युतशीलता पर। पांचवा चीज लिखिएगा प्लेटों की श्रृंखला पर।
इतना चीज पर निर्भर करता है। हो गया? देखिए समझ लीजिए, ये क्या है, ये क्या है, फिगर बोल रहे हो यार, बोलो ना, कैपेसिटर है। ये दोनों क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी d। समझिए बात को। अब फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, प्लेटों के क्षेत्रफल पर किसी भी संधारित्र का जो संधारिता है, मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान प्लेटों के क्षेत्रफल पर किस प्रकार से निर्भर करता है। प्लेटों का क्षेत्रफल मतलब ये प्लेट का एरिया, समझ रहे बात को। यानी क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका कैपेसिटेंस मान उतना ही अधिक होगा। बोलने का मतलब है C समानुपाती A होगा, मतलब एरिया जितना अधिक कैपेसिटेंस मान उतना अधिक। समझे बात को, समझे कि नहीं। दूसरी बात, प्लेटों के बीच की दूरी पर, अभी प्लेटों के बीच की दूरी इतना है, मान लीजिए इतना हुआ तो कैपेसिटेंस मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। इस पर याद रखना है, क्या होगा, घटेगा। यानी C समानुपाती 1/d होगा। बोलने का मतलब डिस्टेंस जितना अधिक होगा कैपेसिटेंस मान उतना ही कम होगा। होगा कि नहीं, होगा ना। तीसरी बात, अचालक नियतांक पर यह याद रखना है, C समानुपाती K पर यह होता है अचालक नियतांक, जो आप अचालक जो आप यूज किए हैं ना उसका नियतांक। तीसरी बात, चौथी बात, माध्यम की विद्युतशीलता पर, यानी C समानुपाती E पर। बताएं, माध्यम की विद्युतशीलता E पर नोटेट किया जाता है, जिसको वही है C समानुपाती E पर। और नेक्स्ट है प्लेटों की संख्या पर। प्लेटों की संख्या बताइए, एक हमने पढ़ रखा था लेड एसिड सेल में, घन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होता था कि ज्यादा होता था। है तो बैटरी ही ना, क्या मतलब ऋण प्लेटों की संख्या एक ज्यादा होती थी। तो सेम करने के लिए पहले क्या करेंगे, जो प्लेटों की संख्या होगी उसको एक घटा देंगे। है तो ये भी एक बैटरी है, समझ रहे हैं। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, प्लेटों की संख्या को एक घटा देंगे, उसके बाद समानुपाती होगा C का। यानी प्लेटों की संख्या पर किस प्रकार से डिपेंड करेगी, C समानुपाती n-1। n आपका क्या है, प्लेटों की संख्या। समझे कि नहीं बात को। यानी ये इस प्रकार से 5 चीजों पर डिपेंड करती है। इसके अलावे और एक चीज पर डिपेंड करता है, नोट पर लिखिए, नोट पर लिखिए, लिखिए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है, पर भी निर्भर करता है। देखिए किस तरह से, बताइए। इस
प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा, क्या हुआ, क्षेत्रफल बढ़ा, तो क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है कि घटता है, बताओ क्या होता है, क्या होता है, घटता है। क्षेत्रफल बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान घटता है, पर लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है। तो क्षेत्रफल बढ़ा किसका, प्लेट का, तो क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। और रेजिस्टेंस के घटने की वजह से कैपेसिटेंस मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल के बढ़ने पर कहा गया है कि कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है ना। पर क्षेत्रफल के बढ़ने पर ही रेजिस्टेंस का मान भी घटता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस का मान यदि घटा तो कैपेसिटेंस मान बढ़ जाएगा। इस तरीके से वो रेजिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। नोट पर लिखिए, उसको बीबीआई कीजिए। सेकेंड चीज, दूसरी नोट लिखिए और बीबीआई कीजिए। लिखिए, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान कभी भी विभव पर निर्भर नहीं करता है, कभी भी विभव पर निर्भर नहीं करता है। इसको बीबीआई कीजिए, पूछ सकता है। ठीक है, ये दो चीज आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकली है। ठीक है, तो बताइए, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि संधारिता की मान को कैसे कम किया जा सकता है, यही पूछा है। बताओ, क्षेत्रफल को बढ़ाने पर क्या कैपेसिटेंस मान कम होगा? अरे नहीं भाई, कैसे कम होगा? क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस मान बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? मतलब ये असंभव। दूसरी बात, क्या दूरी को बढ़ाने पर कैपेसिटेंस मान घटेगा, घटेगा कि नहीं? कैसे नहीं घटेगा यार? डी का मान बढ़ाएंगे तो सी का मान घटेगा कि नहीं? तो फिर ध्यान कहां आप लोग का, है ना? क्या होगा? दूरी को बढ़ाने पर कैपेसिटेंस मान घटेगा, और ये आपके ऑप्शन में है शायद। देखिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, कौन सा? सी, राइट आंसर। अब बताओ, इसके अलावे देख लो एक बार पहले, इसके अलावे ऐसा कोई भी चीज है जिसको बढ़ाने पर कैपेसिटेंस यानी सी का मान घटेगा, है क्या? नहीं है। बस एक चीज है, क्या है? डिस्टेंस की मान को बढ़ाने पर, मतलब दूरी की मान को बढ़ाने पर, या तो फिर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अचालक की मोटाई को बढ़ाने पर। बताओ, यहां पर मोटाई अभी इतनी है, यदि दो अचालक इस तरह से रख दें, एक यहां पर रख दे, तो मोटाई बढ़ेगा कि नहीं? तो मोटाई बढ़ाने पर क्या होता है? कैपेसिटेंस मान घट जाता है। इतना याद रखना है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। हो गया ना? चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ना। बताइए, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इनमें से पराचुंबकीय पदार्थ, ये भारत स्किल और निमी पे ना कभी हिंदी पर नहीं जाना है, उसका इंग्लिश भी देखना है। पूछ रहा है क्या? डायमैग्नेटिक बोल रहा है, और डायामैग्नेटिक बोल रहा है, और डायामैग्नेटिक को बोला जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और हो सकता है पराचुंबकीय पदार्थ भी बोला जाता है, उसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है, पर बोला जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायामैग्नेटिक को। ठीक है, चलिए लिखिए।
लिखिए चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। लिखिए चुंबकीय पदार्थों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, मतलब होता है ये फेरा मैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ। यानी पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। और तीसरा है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। हो सकता है इसी को कहा जाता है चुंबकीय पदार्थ, शायद निमी में कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डाया मैग्नेटिक मटेरियल। हो गया? टेबल बना लिए? देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ किसको कहा जाता है? मान लीजिए ये हमारा एक चुंबक है, ये ठीक है, और इसको किसी लोहा के सामने ले जाएंगे, उसको आकर्षित करेगा कि विकर्षित करेगा? आकर्षित करेगा, यानी फुल शक्ति से। मतलब वैसी पदार्थ जिसको चुंबक फुल शक्ति से आकर्षित कर सके, उसी को कहा जाता है क्या? लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी फेरामैग्नेटिक मटेरियल। लिखिए इसमें वैसी पदार्थ जिसको चुंबक अधिक शक्ति से आकर्षित करती है। जैसे एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, लोहा,
और कार्बन। एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, लोहा और कार्बन। लिख लिए। देखिए दूसरा, अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको कहा जाएगा? कॉपर देखे हैं, एल्यूमिनियम देखे हैं, उसको यदि किसी चुंबक के सामने लाया जाए उसको अट्रैक्ट कर पाएगा? अट्रैक्ट मतलब आकर्षित कर पाएगा? खींचेगा पर बहुत ही कम शक्ति लगाकर, बहुत ही कम शक्ति लगाकर। वो आपको दिखेगा भी नहीं कि खींच रहा है कि जहां तहां लटका हुआ है ना। ऐसा सामने ले जाइएगा, ये आपका कॉपर है, पता भी नहीं चलेगा कि इसको खींच रहा है कि नहीं, पर खींचता है कम शक्ति लगाकर। ठीक है, उसी को कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। बोलने का मतलब वैसी पदार्थ जिसको चुंबक कम शक्ति लगाकर आकर्षित करती है। जैसे एक होता है आपका प्लेटिनम, एक होता है कॉपर, एक होता है क्रोमियम, एक होता है एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, कॉपर, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। उदाहरण इसका रट देना है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ठीक है, रट देना है, उदाहरण से ही आता है इसका, और आपसे पूछा भी गया है उदाहरण ही। ठीक है, हो गया। तीसरा चीज प्रतिचुंबकीय पदार्थ या तो फिर कहिए पराचुंबकीय पदार्थ। देखिए यहाँ पे हिंदी में कहा जाता है इसको पराचुंबकीय पदार्थ, यहाँ पर इंग्लिश में कहा जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसलिए इंग्लिश देखना जरूरी है। इंग्लिश क्या है? डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और डायामैग्नेटिक मटेरियल वैसे को कहा जाता है जिसको चुंबक के सामने लाने पर अट्रैक्ट तो नहीं करेगा पर उसको दूर धकेलने का कार्य करेगा, जो आपको दिखेगा नहीं, है ना, दिखेगा नहीं पर दूर धकेलने का कार्य करेगा वो। ठीक है, मतलब लिखिए इसमें वैसी पदार्थ जिसको चुंबक प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित मतलब दूर धकेलने का कार्य करती है। जैसे लिखिए सोना, एंटीमनी, सोना, एंटीमनी हुआ, पारा, जल, और एक है आपका विस्मित। विस्मित धातु है, विस्मित। ठीक है, इसके अलावा देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ का
जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता को कहा जाता है प्रागम्यता। इसको इंग्लिश में कहा जाता है परमियाबिलिटी, चाहे परमिबिलिटी कहिए। 200 से 1000 तक होता है इसका चुंबकशीलता, 200 से 1000 तक। फिर आते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। इसकी जो चुंबकशीलता यानी परमिबिलिटी, याद रखना है, इकाई से कुछ अधिक, मतलब एक से कुछ अधिक। तीसरा है डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसका परमिएबिलिटी लिखना है एक से कुछ कम, यानी इकाई से कुछ कम। इतना सारा याद रखना है। आपका बुक कवर करते जा रहे हैं, इसलिए बुक चेक करते रहिएगा। हो गया, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन पराचुंबकीय पदार्थ है, मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल है, यही पूछ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, एक ऑप्शन है आपका जल, जल यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, जल आपका है क्या डायामैग्नेटिक मटेरियल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, राइट आंसर।